नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की खबर से। मुंबई के मलाड इलाके के मड में अवैध फिल्म स्टूडियोज पर बीएमसी का बुलडोजर चला। मड में दर्जनों अनधिकृत स्टूडियोज के खिलाफ बीजेपी के नेता किरीट सोमैया लंबे समय से मुहिम चला रहे हैं और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश पर फिलहाल यहां पर 5 स्टूडियोज तोड़े जा रहे हैं। आज खुद भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया यहां पर कुदाल लेकर पहुंच गए। सुनील सिंह की रिपोर्टिंग। जो स्टूडियो कभी फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग से गुलजार रहते थे, आज उन पर बुलडोजर चल रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर मलाड पश्चिम में मड में बने 5 स्टूडियो तोड़े जा रहे हैं। हम इस समय मुंबई के मड में एरंगल और भाटी के पास हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो स्टूडियो बने हैं अवैध तरीके से बने हैं। और ख़ास करके देखा जाए तो ये जो आप शेड देख रहे हैं पतरा, ये इसके तुरंत बाद समंदर है और ठीक उससे लगकर ये बड़ा सा प्लॉट है जिस पर कि बड़े बड़े विशाल इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए थे जहाँ पर कि फिल्म शूटिंग चला करती थी। बड़ी बड़ी फिल्में भी यहाँ पर फिल्माई गई हैं, शूटिंग की गई हैं, लेकिन ये पूरा अवैध है, लिहाजा आज इसे तोड़ा जा रहा है। दरअसल बीजेपी के किरीट सोमैया ने पिछले कुछ महीनों से इन अवैध फिल्म स्टूडियो के खिलाफ मुहिम चला रखी है। लिहाजा कार्रवाई के दौरान वो खुद अपने साथ कुदाल और बेलचा लेकर पहुंचे और पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। ये जो दीवार है ना, ये समंदर इसको रोका है, यानी ये समंदर में ये सिमंदर में बनाया है। और मैंने इसके लिए प्रशासन से आग्रह किया, इसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी होगी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने करनी पड़ेगी। और अब इसमें जो थे, जितने गैर कानूनी पद्धति से परमिशन दी, जिन्होंने मुंबई महापालिका ने 6 महीने के बाद में इसको परमिशन एक्सटेंशन दे नहीं सकते, लेकिन महापालिका आयुक्त इकबाल चहल एक्सटेंशन देते गए, चहल को भी जवाब देना पड़ेगा। मड में तकरीबन 8 एकड़ की जमीन पर बालाजी तिरुपति नाम के 4 फिल्म स्टूडियो और उससे मिला एक और स्टूडियो है जिसे गिराने का आदेश मिला है। किरीट सोमैया का आरोप है कि मड इलाके में छोटे बड़े तकरीबन 100 स्टूडियो हैं और आगे चलकर सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले में बालाजी तिरुपति स्टूडियो के मालिक की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, लेकिन मौके पर मौजूद एक शख्स ने कहा कि अगर हमें खुद तोड़ने का मौका मिलता तो लाखों का नुकसान बच जाता। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चाइनीज ऐप के जरिए लोन देने के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रही एक गैंग का उत्तरी दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एक फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ये ठगी की जा रही थी। पुलिस ने कॉल सेंटर में छापेमारी कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को इस कदर तंग करते थे कि ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने एक शख्स को उसी की बेटी का न्यूड फोटो भेज दिया। उत्तरी दिल्ली पुलिस के डीसीपी सागर सिंह कलसी के मुताबिक कॉल सेंटर को चलाने वालों ने अब तक सैकड़ों लोगों से लोन के नाम पर अवैध वसूली की है। पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान इनके डेटा सर्वर को अपने कब्जे में लेकर सारा डेटा अपने पास संरक्षित कर लिया। यदि पुलिस से इस मामले में देरी हो जाती तो साइबर अपराधी इस सारे डेटा को पुलिस से बचने के लिए नष्ट कर सकते थे। पुलिस ने कॉल सेंटर से 54 कंप्यूटर और 19 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। और भाई आपको खबर दिखाते हैं एमपी के छिंदवाड़ा से, जहां एक बेटी की हत्या के जुर्म में एक पिता और भाई को जेल हुई, लेकिन 9 साल के बाद बेटी जिंदा न सिर्फ घर वापस पहुंची बल्कि अपने पिता और भाई को जेल भिजवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। देखिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। 13 जून 2014 को कंचनू के छिंदवाड़ा में अपने घर से लापता हो गई। 9 साल बाद वो घर लौटी है, शादी हो चुकी है, लेकिन सरकारी फाइलों में कंचन नहीं उसका भूत लौट कर आया है, क्योंकि कंचनू के मर चुकी है। पिता और भाई ने उसकी हत्या कर दी। भाई आज भी जेल में बंद है। पिता 1 महीने पहले ही जमानत पर छूटे हैं। ढूंढने लगे हम लोग, ढूंढे तो हमको नहीं मिली। हमने रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट लिखा, पुलिस आई यहाँ पर। पुलिस ने तहकीकात की कि बोले कहाँ गई तुम्हारी बच्ची? मैंने कि हमको नहीं पता। बोले तुम्हारे रिश्तेदार में होगी? मैंने बोले नहीं है। फिर कहाँ है वो लड़की? जहाँ जहाँ रिश्तेदार वहाँ के फ़ोन नंबर मांग लिए, किसी किसी का फ़ोन नंबर दिए हम लोगों ने। खैर हमको पता ही नहीं लगा मरेगा न जिया क्या, तो हम क्या बताएंगे। तो उन्होंने ये मामला ठंडा कर दिया। कंचन की गुमशुदगी की जांच सिंगोड़ी थाने में हुई। पुलिस ने कंकाल को भी बरामद किया। 210 हड्डियों का पंचनामा बनाया। कहा ये कंचन की हड्डियां हैं। पिता भाई को आरोपी बनाया और हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया।
उन्हें सजा भी हो गई। परिजन कह रहे हैं कंकाल उसके रिश्तेदार के हैं, पूरी जगह उनके रिश्तेदारों के ही शव दफन हैं। कंचन शादी कर चुकी है, फिलहाल दूसरे जिले में रहती है। यहाँ बड़ी वहाँ गाड़ी थी, वो खुदवा पुलिस वाले ने। अच्छा, लड़की की शव बता दिया है उसने? जी जी। अच्छा, ये तो हमारे कुटुंब परिवार की कब्र है। हाँ, आसपास जुत्ती भी बीच है, पूरा परिवार ही आपको जी जी। आगर मालवा में रहने वाली कंचन के 2 बच्चे हैं। छिंदवाड़ा लौटकर सबसे पहले थाने गई ये बताने कि वो जिंदा हैं। जैसे ही आगर मालवा में पता लगा कि उनके पिता और भाई को उसकी हत्या के आरोप में जेल हुई है। मैं यहाँ से गुस्से में थोड़ा चल गई थी, थोड़ा हमारा हो गया था तो चल गई थी मैं यहाँ से। जिसके जाने के बाद मेरी उधर शादी भी हो गई। शादी होने के बाद मैं वहाँ चल गई, एक व्यक्ति भी आया, तेरी वजह से तेरे भाई पापा तेरी जिया जी मतलब सब वो तेरी वजह से वहाँ परेशान है, जेल में है तेरा भाई। जिसके बाद में मैं वहाँ से आ गई। यहाँ आके पूरा मामला मेरे को पता चल गया कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब पुलिस वाले ने उनसे इनको इतना टॉर्चर किया है कि मेरे भाई को मजबूर में उनको बोलना पड़ा कि हाँ मैंने मारा मेरी बहन। अब सवाल पुलिस की जांच पर है। डीएनए रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। 2014 में थाना अमरवाड़ा में एक 363 का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक बच्ची जो है 14 साल की वो घर से गायब हो गई थी। 2021 में जो है तत्कालीन चौकी प्रभारी के द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें जो है लड़की के भाई और लड़की के पिता ने जो है लड़की को मार करके जो है खेत में दफनाना स्वीकार किया था। जहाँ पे उन्हें बताया वहाँ पे जो है कंकाल बरामद हुआ था। कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाया था, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। कोर्ट में मामला लंबित है, चालान हम पेश कर चुके हैं और इसमें पिता की जमानत हो गई थी, बेटा जो है जेल में है। कल अचानक तथाकथित लड़की जो है वो अपने आप को वही लड़की बता रही है और उसका भी डीएनए जो है मिलान के लिए भिजवाएंगे और देखते हैं आगे जो जिस तरह से जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस की कहानी के मुताबिक सोनू ने अपने पिता के साथ लाठी से हमला कर बहन की हत्या कर दी थी और शव को घर के पास खेत में दफना दिया था। उसकी बरामदगी भी 2021 में पुलिस ने तमाम गवाहों के सामने दर्शा दी और पंचनामा भी बना दिया। युवती के भाई और पिता से अपराध भी कबूल करवा लिया। मेडिकल रिपोर्ट और तमाम शिनाख्ती दस्तावेज भी बना लिए। तहसीलदार डॉक्टर ने पुष्टि कर दी। अदालत ने सजा भी सुना दी। वैसे तो इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस ने गजब का काम किया। 4 ज्यादा यानी 210 हड्डियां ढूंढ निकाली। ये भी अपने आप में अजूबे से कम नहीं कि 7 साल बाद भी उसे सारी हड्डियां मिल गईं और कोर्ट ने भी इस तथ्य को अनदेखा किया। बहरहाल फिलहाल मुर्दा जिंदा होकर बाहर आ गया है। इंतजार है न्याय के जिंदा होने का। छिंदवाड़ा से अपने सहयोगी विपिन और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और सरकार फेक न्यूज पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इसके लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई जा रही है और ये साफ कर दिया गया है कि अगर सरकार किसी खबर को फेक बताती है तो उसे ऑनलाइन नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि इसे प्रेस की आजादी को कुचलने वाला कदम बताया जा रहा है। देखिए, इंटरनेट पर फेक न्यूज की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में अहम संशोधन किया है। अब वो एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएगी जिसके आदेश ऑनलाइन मीडिया को मान्य होंगे। सरकार के इंफॉर्मेशन और डेटा को फैक्ट चेक करने के लिए। जी, तो ये फैक्ट चेकिंग यूनिट जो आप सेटअप करेंगे ये गवर्नमेंट की ही बॉडी होगी। हाँ जी, जो रेगुलेट करेगी कि गवर्नमेंट के बारे में जो कंटेंट है वो सही है, गलत है, फेक है या रियल है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये गवर्नमेंट का ही बॉडी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा के बारे में फैक्ट चेक करना बाहर को कोई एंटिटी के लिए इम्पॉसिबल होगा। तो सरकार के पास ही फैक्ट होंगे, सही फैक्ट क्या है, गलत फैक्ट क्या है। तो ये सरकारी फैक्ट चेकिंग यूनिट होगा, लेकिन ये काम करेगा बहुत रिस्पॉन्सिबली, बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ। आईटी रूल्स 2021 में किए गए नए संशोधनों के मुताबिक फैक्ट चेकिंग यूनिट ये देखेगी कि किसी इंटरनेट साइट पर भारत सरकार से जुड़ी कोई फेक न्यूज तो नहीं चल रही। वह ऐसी भ्रामक खबरों के बारे में इंटरनेट साइट को जानकारी देगी। अगर साइट ने फिर भी खबर नहीं हटाई तो उस पर केस चल सकता है।
आप ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि एक तरह से मीडिया का सेंसरशिप के लिए ये सरकार लेकर आ रही है, इस तरह के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें देखिए आरोप तो कोई भी लगा सकता है और इसमें कोई हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई मिसइंफॉर्मेशन इज नॉट अ बैटल अगेंस्ट फ्री स्पीच। और हम पहले सरकार हैं जिन्होंने आईटी रूल्स में स्पष्ट रूप से डाला है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का कभी भी उल्लंघन नहीं होगा। तो ये कोई बाइनरी नहीं है कि मिसइंफॉर्मेशन को हम जब टैकल करते हैं उसका फ्री स्पीच पे कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इन नए आईटी नियमों की कड़े शब्दों में आलोचना की है। एडिटर्स गिल्ड का कहना है, फेक न्यूज के नाम पर सरकार अपने हाथ में पूरी ताकत ले रही है। वही तय करेगी कि कौन सी खबर फेक है और कौन सी नहीं। नए नियमों में उसके फैसले को चुनौती तक देने का प्रावधान नहीं है और इससे मीडिया की स्वतंत्रता कमजोर होगी। समझते हैं कि फेक न्यूज बहुत एक विकराल सा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, लेकिन इसको इफेक्टिवली डील करने के लिए आइडियल बात तो ये होगी कि अगर हमारे पास एक डेडिकेटेड कानून हो, जैसे कि डेडिकेटेड फेक न्यूज लॉ है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है और फ्रांस में है। अगर भारत इस तरह का कानून लेकर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट पर फेक न्यूज को कैसे रोका जाए, ये सवाल बेहद पेचीदा है और इस मसले पर पिछले कई साल से देश में बहस चलती रही है। इस बार भी नए आईटी नियमों के आने के बाद इस संवेदनशील मसले पर एक नई बहस शुरू हो गई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन नए आईटी नियमों के आने के बाद जो सवाल उठे हैं, इन सवालों से सरकार आने वाले दिनों में कैसे निपटती है। दिल्ली से सुदेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन अकाल तख्त ने बठिंडा में सिखों के सभी संगठनों के साथ बैठक कर ये फैसला किया है कि अमृतपाल का समर्थन वो नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ ही अमृतपाल को पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए अपील भी की गई है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिखों के सबसे बड़े संगठन अकाल तख्त को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अमृतपाल को अकाल तख्त अपने सामने सरेंडर कराएगा, फिर बातचीत के बाद पुलिस को सौंप देगा। लेकिन अकाल तख्त ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। अकाल तख्त ने भटिंडा में एसजीपीसी और सभी सिख संगठनों की बैठक बुलाई और कुछ बड़े फैसले किए। अकाल तख्त अमृतपाल के सरेंडर के लिए पुलिस से मध्यस्थता नहीं करेगा। उसने अपील की कि अमृतपाल को भागने की बजाय सरेंडर करना चाहिए। अमृतपाल की अपील ना मानते हुए सरबत खालसा नहीं बुलाई जाएगी। सरकार से अपील की कि अमृतपाल के सहयोगियों पर लगा एनएसए हटाया जाए। जिन पंजाबी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है उन्हें अनब्लॉक किया जाए। राष्ट्रीय मीडिया सिखों से जुड़े मुद्दे पर संयमित रिपोर्टिंग करे। साहब, जो अकाल तख्त साहब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी सारी फेक न्यूज है, ये सारी फेक न्यूज है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए? जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है, देखिए मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए। अकाल तख्त के सरबत खालसा न बुलाने के फैसले के बाद पंजाब सरकार ने राहत की सांस जरूर ली है। दरअसल अमृतपाल ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ वीडियो जारी कर सिखों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन अकाल तख्त से सबसे बड़ी धार्मिक बैठक सरबत खालसा बुलाने की अपील की थी। अब तो ये राहत की बात है कि अकाल तख्त अमृतपाल का समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि बैसाखी में क्या होगा। अमृतसर में क्या अमृतपाल की कॉल पर आम पंजाबी, आम सिख पहुंचेंगे अमृतसर? क्योंकि बैसाखी में वैसे भी जो सिख या गैर सिख लोग भी हैं पंजाब में, वो गुरुद्वारों जाते हैं, लेकिन क्या वो खुले तौर पर समर्थन करेंगे अमृतपाल का, जो कि अब तक नहीं दिखा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और जिस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था उसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। पुष्पा 2 की झलक आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो।